परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है किसने कहा मन चंचल है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय। हम इस बात पर विषय पर चर्चा करेंगे और कुछ बातें जानेंगे। आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धुबड़ी असम से नीलम जी बुच्चा हमारे साथ जुड़ी है। तो हम सभी नीलम जी का स्वागत करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। तो सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। पहले सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए नीलम जी का स्वागत ओम अरहम के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, जो टॉपिक आज हमने लिया इसके बारे में पहले हम 1 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे, उसके बाद हम नीलम जी को सुनेंगे। तो हमारा जो मन है ये चंचल है या नहीं, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? तो हैंड राइज कीजिए, तो मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दूंगा। यस, सुचेता जी, क्या जय हमारा जिनेन्द्र मन सर। चंचल है? है सर, चंचल ही तो है। इसीलिए तो इसको इसका यानी मंकी का, माकड़ का कोई उपमा भी दी है कि चंचल जैसे इधर रहता है तो कभी उधर रहता है, कभी उधर रहता है तो उधर रहता है, एक जगह रहता ही नहीं मन। जी, हम यहाँ पर बैठे आपका होते कहना होते है तो भी मन हम चंचल है। अच्छा, मूलचंद जी, आपका क्या कहना है? अनम्यूट कीजिए प्लीज। मन चंचल है, स्थिर नहीं रहता है। इसको बड़ा काबू में करना बहुत मुश्किल है। बहुत इसी में है, मुश्किल है। मन चंचल मन है। चंचल है। हाँ, शशि जी, शशि जी क्या कहना चाहते हैं? जय जिनेन्द्र जी। पहली बात तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मन है भी कि नहीं, कि मस्तिष्क काम करता है, मन है भी या नहीं। इसलिए मन को तो हम चंचल नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो विचार करता है ना, उसी के मुताबिक हम चलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, विभा जी कुछ कहना चाहती है। विभा जी, यस। जय जिनेन्द्र सभी को। मन चंचल की भले ही उपमा दी हो, पर यदि हम अपने मन पर कंट्रोल करें तो हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो चंचल नहीं रहेगा। हमारे ऊपर है, हमारा मन चंचल नहीं है, हम अनचंचल है, इसलिए मन हमारा चंचल है। चलिए, तो अभी आप लोगों के सबकी अलग अलग राय। किसी ने कहा मन चंचल है, किसी ने कहा मन तो चंचल नहीं है, हमारा मस्तिष्क जो है उसको चलाता है। तो अभी नीलम जी हमारा मार्गदर्शन करेंगी। तो नीलम जी, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज के टॉपिक पे हमारा मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू। आराध्य देव के चरणों में मेरा सत सत वंदन। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आप सभी को मेरा प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। क्या हमारा मन चंचल है? तो इस विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहती हूँ। मन को लेके कुछ पंक्तियां हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे।
मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो यही जीवन की सच्चाई है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बोले ये मन चले, ना कि मन के बोले हम चले। कहते हैं इस दुनिया में दुनिया जीतना, जग जीतना आसान है, लेकिन मन को जीतना बड़ा कठिन है। जो मन जीत लेता है वो दुनिया जीत लेता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मन की बात करने से पहले हमें मन की चंचलता को समझना पड़ेगा। जब हम मन की चंचलता को समझेंगे, तब हम मन को समझेंगे और मन के चंचलता की जो प्रॉब्लम्स है उसका निवारण कर सकेंगे। बिना चंचलता को समझे हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो मन की चंचलता को समझने के लिए पहले हम एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करना चाहते हैं। महामंत्री चाणक्य, एक बार वह घर लौट रहे थे, तो रास्ते में एक छोटा सा गांव आया और उस गांव में एक बुढ़िया माँ का घर था। उस घर में वह गए और उन्होंने कहा कि माँ कुछ खाने को है क्या। तो बुढ़िया माँ ने बड़ा आदर सत्कार किया उनका और उन्होंने बताया कि आज तो मैंने खिचड़ी बनाई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं खिचड़ी खा लूंगा। गरम गरम खिचड़ी परोसी गई और जैसे ही चाणक्य ने खिचड़ी खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उनका हाथ जल गया। खिचड़ी बहुत गर्म थी। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम चाणक्य की तरह मूर्ख हो जो खिचड़ी को इस तरीके से खा रहे हो। उन्हें नहीं पता था कि जो सामने बैठे हैं वो तो चाणक्य ही है खुद। चाणक्य ने सोचा कि मैं इतना बड़ा पंडित विद्वान, ये चाणक्य को मूर्ख कैसे समझ सकती है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है माँ, चाणक्य मूर्ख कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा मूर्ख ही तो है, वह कब से पाटलिपुत्र पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। पाटलिपुत्र इतनी बड़ी राजधानी है और उसे हरा ही नहीं पा रहा है, उसे कैसे हराएगा। खिचड़ी, उसने एक्चुअली खिचड़ी में बीच में हाथ डाल दिया था। तो बीच की खिचड़ी क्या होती है, एकदम गरम गरम होती है। तो बोले उसे माँ क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसे साइड में जो खिचड़ी ठंडी हो गई है पहले उसे खाना चाहिए। यानी कि जो भी छोटे मोटे आसपास के जो राज्य हैं पहले उसे कवर करना चाहिए, उन्हें हासिल करना चाहिए, उसके बाद राजधानी पर हमला करना चाहिए। और पंडित महामंत्री चाणक्य ने ठीक वैसा ही किया और पाटलिपुत्र को जीत लिया। तो हम भी वही करते हैं। हम अक्सर अपने मन को काबू में करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मन एकदम हमारे हिसाब से चले, सीधा मन पे वार करते हैं। अगर हम सीधा मन पे वार करेंगे तो मन को कैसे काबू में करेंगे। मन को काबू में करने से पहले हमें जरूरी है हम अपने शरीर का संयम करें, श्वास का संयम करें। हम भी जब ऐसी छोटी चीजें करने लगेंगे, तब जो मन के आसपास की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं जब उनको साधने लगेंगे, तब जाके हमारा मन काबू में होगा। अगर हम भी सीधा मन पर अटैक करेंगे तो ये खिचड़ी में बीच में हाथ डालने वाली बात हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ आप सब सहमत होंगे मेरी बात से। तो आज हम सब मन को लेके बात करेंगे, जिसमें हम मन वैज्ञानिक, थोड़ा बहुत आध्यात्मिक,
मनोवैज्ञानिक इन सभी बातों को थोड़ा थोड़ा मैंने टच करने की कोशिश की है ताकि हम एक अच्छे निष्कर्ष तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के बारे में, आध्यात्मिक। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, ये सूत्र शायद आप सब ने सुना होगा, जिसका एक अर्थ हम चंचलता के रूप में ये कह सकते हैं, आत्मा के द्वारा मन की चंचलता को देखना। और आत्मा के द्वारा मन की चंचलता को देखने का अर्थ हो गया अपने आप को देखना, आत्मा के द्वारा अपने आप को देखना। हम अक्सर अपने आप को ही नहीं देखते हैं। जब हम स्थिर होकर अपने मन की चंचलता को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी वेदनाएं, संवेदनाएं, क्या कुछ चल रहा है हमारे अंदर। एक भाई ने कहा कि महाराज, हम सारा दिन दुकान में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, हमारे मन में कोई विचार नहीं आते। जैसे ही हम घर जाते हैं, टीवी के सामने शांति से बैठते हैं या माला फेरने बैठते हैं तो ऐसे लगता है विचारों का अंबार सा लग गया हो। तो ऐसा क्यों होता है? ये बात एक्चुअल में पूरी तरीके से सही नहीं है। देखिए, जब एक प्रतिबिंब होता है, एक आईना होता है, वह प्रतिबिंब को पकड़ता है, उसका काम है प्रतिबिंब को पकड़ना। लेकिन जब एक आईने को आप हिलाएंगे और आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो क्या वह आपके प्रतिबिंब को पकड़ेगा? नहीं पकड़ पाएगा। आईने को स्थिर होना पड़ेगा। जब आईना स्थिर हो जाएगा तब आप उसके सामने खड़े होंगे तो वह आपके प्रतिबिंब को पकड़ेगा। मन की चंचलता भी कुछ ऐसी ही है। हमें सारा दिन में पता नहीं चलता कि हमारे अंदर कितनी चंचलता है, लेकिन जब हम स्थिर होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है। तो अब इस हम चंचलता से निकले कैसे? हम सब जानते हैं कि मन की कार्य है कि हमारा मन जो है वह पास्ट के बारे में स्मृति करता है, वर्तमान का चिंतन करता है और भविष्य की कल्पना करता रहता है। मन निरंतर इन तीनों ही स्थितियों से गुजरते रहता है। सबके साथ ऐसा होता है। कहते हैं कि इन स्थितियों में कोई स्थिति नहीं हो रही हो तो समझना चाहिए मन है ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो हम जो ये कहते हैं कि हम अपने मन को स्थिर करें, मन को एकाग्र करें, नहीं, हम ये कहें कि हम अमन की अवस्था में चले जाएं। मन को स्थिर करने का मतलब होता है मन को समाप्त कर देना। जी हाँ, हम जब अमन की स्थिति में जाते हैं तब हम निर्विचारता की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आ, एक नदी है जो बह रही है। अब एक नदी अगर बहती जाएगी तो हम उसे नदी कहेंगे, लेकिन जब एक नदी रुक जाएगी और एकदम समान स्तर पर रहेगी तो उसे डैम कहते हैं, बांध कहते हैं, उसे हम नदी नहीं कहते, है ना। जैसे कि एक दिया है, हम ये नहीं कह सकते कि हम दिए की लौ को कम कर दें, या तो दिया जलेगा या फिर हम उसे बुझा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दिए की लौ को हम कम कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि मन होगा तो ये सारी चीजें, स्मृति, चिंतन, कल्पना हमारे अंदर आएंगी। हमें अमन की अवस्था में जाना है। तो इसका निष्कर्ष ये होता है, इसका प्रयोजन ये है कि हमें मन की भूमिका से हटकर हमारे चित्त की भूमिका पर आना है और अधिक से अधिक अमन की स्थिति में रहना है। आवाज आ रही है ना सर? यस। हाँ। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे वैज्ञानिक स्तर पर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो हमारे शरीर की संरचना है ये बड़ी ही अद्भुत है। तो हमारे शरीर का जो मेन सेंट्रल हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें दो भाग है, हमारा ब्रेन है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। और मुख्य जो हमारे शरीर में नाड़ियां होती हैं, जैसे हमारे पूरे शरीर में नाड़ियों का एक जाल की जैसा है, ठीक है। उसमें मुख्य हमारे दो नर्व्स होते हैं, एक हमारा सेंसरी नर्व्स होता है, एक हमारा मोटर नर्व्स होता है। तो जैसे कि जब हमारे पैर में कांटा चुभता है
तो क्या होता है कि सिग्नल सेंसरी नर्व्स जो होते हैं वह ये सिग्नल स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन तक इस मैसेज को पहुंचाते हैं कि पैर में कांटा चुभ गया है, तो अभी क्या करना है देखो। तो सेंसरी नर्व्स का काम है इस संवेदन को, जो भी संवेदनाएं हमें होती हैं स्पेशली हमारे इंद्रियों के माध्यम से, जो स्किन, स्मेलिंग, खाने का, टच का, तो उनको वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और आप देखिए, जैसे ही हमें पैर में कांटा चुभता है, सेकंड्स में हम उस कांटे को निकाल देते हैं। यानी कि तुरंत मोटर नर्व से सिग्नल वापस स्पाइनल कोड के थ्रू हमारे सारे मसल्स को जाता है कि पैर में कांटा चुभा है, अब आप फटाफट कांटा निकाल लो। ये ऑर्डर जाता है हमारे मसल्स को और हम कांटे को निकाल लेते हैं। तो मैं ये बात आपके साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो भी चीजें होती है, ये जो कांटा चुभा और हमने पैर से जो कांटा निकाला, ये सेकेंड्स में होती है। हमें पता भी नहीं चलता पैर में कांटा चुभा और हमने कांटा निकाल लिया। तो आप सोचिए हमारे शरीर की संरचना कैसी है। हमारे शरीर को अद्भुत बताया गया है। आज विज्ञान भी ऐसा है कि साइंटिस्ट भी जो है, जैसे हमारे मस्तिष्क का कितने सालों से रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करने के बाद भी आज वो ये कहते हैं कि इतना जानने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ 5-10% ही जाना है, शेष जानना अभी हमारे लिए बाकी है। अपने मस्तिष्क को इतना जानने के बावजूद भी उनका ये कहना है, क्योंकि इस संरचना को समझना बड़ा मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि हमारे ब्रेन में 2 हेमिस्फेयर है, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो ऐसा कहा जाता है कि हम सब ने दायां मस्तिष्क जो है वो हमारा अध्यात्म की तरफ हमें लेकर जाता है, साधना में हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन हम सब ने हम हमारे मस्तिष्क को के दाएं भाग को सुला दिया है और सिर्फ हम अपने बाएं भाग को जगा के रख रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जो हमारा राइट हेमिस्फेयर है और हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर है, जैसे हमारा राइट हेमिस्फेयर होता है, वो क्या कैच करेगा, वो आपकी इमेजेस को कैच करता है। जो भी हम इमेजेस देखते हैं, फोटोज देखते हैं, उसको कैच करता है, सिंबल्स को कैच करता है। और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो लेटर्स को कैच करता है, लैंग्वेजेस में जो लिखा हुआ रहता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जब भी आप कभी ट्रैफिक में जाते हैं तो आप देखेंगे एक वक्त था जब सिर्फ नो पार्किंग लिखा हुआ रहता, ओनली इतना ही रहता था। लेकिन क्योंकि साइंस ने तरक्की की है और इस चीज को अब समझा जा रहा है, तो इन सब चीजों में भी बदलाव किया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि वहां लिखा हुआ रहता है नो पार्किंग, यानी कि नो पार्किंग कौन सा ब्रेन समझ सकता है? लेफ्ट ब्रेन समझ सकता है। और वहां पर एक ऐसे गोल सर्कल सा बनाया हुआ रहता है और उसमें क्रॉस लिखा हुआ रहता है। आपने देखा होगा, शायद मुझे लगता है आप लोग एग्री करेंगे कि वहां पे क्रॉस का एक साइन रहता है और नो पार्किंग लिखा हुआ रहता है। तो मतलब कि जब आप, क्योंकि एक वक्त पे हमारा एक ब्रेन तो एक्टिव होगा ही होगा, चाहे राइट ब्रेन हो या लेफ्ट ब्रेन हो। तो आपका कोई भी ब्रेन एक्टिव हो, आप जब उस साइन बोर्ड को देखेंगे आप क्या सोचेंगे कि हाँ, नो पार्क मतलब मुझे यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं करनी। तो कोई भी ब्रेन एक्टिव होगा वो इसको कैच करेगा ही करेगा। इस उद्देश्य से इसे बनाया गया कि उसमें साइन भी डाल दिया गया और उसमें वर्ड्स भी लिख दिए गए। तो इस तरीके से हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में जो है वो बहुत सारी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो हमारा काम है कि हम उसमें संतुलन संतुलन करें। जैसे जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है उसका काम होता है वो पास्ट के बारे में सोचता है। जब भी हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा हम लगभग पास्ट की बातें करते रहते हैं, पास्ट में ये किया था मैंने, ये मैं वहां गई थी, ऐसे हुआ था। तो और या फिर हम प्रेजेंट की बात करते हैं। लेकिन जो राइट ब्रेन वाला एक्टिव वाला व्यक्ति होगा वो सिर्फ वर्तमान में जीता है और भविष्य की प्लानिंग करता है। अब ऐसा कहा जाता है कि इस हिसाब से तो हमें राइट ब्रेन वाला ही होना चाहिए, राइट ब्रेन वाले लॉजिक्स यूज करते हैं। अ, और लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है ना कि सॉरी, राइट ब्रेन में फीलिंग्स भी यूज होती है। तो हम प्रेजेंट में जिए, फ्यूचर में हम सोचे फ्यूचर के बारे में, हम ऐसा ही जीवन हम जीना चाहिए। तो फिर हमें क्या जरूरी है कि हम हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो। तो इसके लिए एक छोटी सी
कहा गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना पूरा जीवन जो है वो लैब में बिता दिया था, और उनकी 3 शादियां भी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड उन्होंने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उनकी एक भी शादी सक्सेसफुल नहीं थी, और वो एकदम डिप्रेस्ड हो गए थे, क्योंकि उनका सिर्फ राइट ब्रेन ही एक्टिव था, उन्होंने अपने लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव ही नहीं किया था, बिल्कुल ही उनका इनएक्टिव था। तो जीवन में अध्यात्म भी जरूरी है, और मतलब सारी चीजों का एक संतुलन जरूरी है। और क्योंकि हमारा जो है वो जो दायां मस्तिष्क है, राइट ब्रेन है, वो सोया है और लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, तो हमारे जीवन में एक असंतुलन जैसा रहता है। तो हमें इस असंतुलन को मिटाना है। इस असंतुलन को हम कैसे मिटाएं? तो इसके लिए एक बार एक व्यक्ति महाराज के पास गए, आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास। उन्होंने बताया कि एक दूरी पर एक व्यक्ति रहता है, एक सन्यासी रहता है, और उन्होंने उनके ध्यान करने की विधि बताई। उन्होंने बताया कि उन सन्यासी के पास जब हम गए तो उन्होंने बताया कि हमें विशेष ज्यादा नहीं पता, लेकिन जब भी हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हैं, इस तरीके से ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हैं, और उसके बाद हम ध्यान करते हैं। और इस पर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा कि उन्होंने बात तो बहुत छोटे रूप में कही है, लेकिन उन्होंने सही बात को पकड़ा है। जब हम ठुड्डी से कंठकूप को लगाते हैं तो हमारे विचार आना बंद हो जाते हैं, विचारों का सिलसिला एक बार के लिए एकदम रुक जाता है। तो हम इसे कहते हैं जलंधर बंद कहते हैं। तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारे अंदर विचार जो है वो कम हो जाए। ठीक है। और एक बताया गया खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा क्या होती है कि जब हम हमारी जीभ होती है उसको उल्टा कर लेते हैं, तालू में लगा लेते हैं, और उसके बाद आप ऐसे ही बैठे हैं, जैसे अगर आप टीवी देख रहे हैं और उस वक्त आप ऐसे ही बैठे हैं, तो उस वक्त आप ये मुद्रा करके बैठ सकते हैं, स्थिर होके बैठ सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके अंदर जो थॉट्स के नंबर्स हैं वो कम हो जाएंगे। अब बेसिकली इन दोनों में हो क्या रहा है, जलंधर बंद और उसमें, खेचरी मुद्रा में जब हम अपनी जीभ को उल्टा करते हैं तो हमारी जो प्राण वायु होती है वो मस्तिष्क की ओर जाने लगती है, उसका प्राण प्रवाह जो है मस्तिष्क की ओर होता है। और जो हमारा जलंधर बंद है उससे भी क्या होता है कि इससे हमारे व्यान वायु पर विजय होती है। हमारे 5 प्राण होते हैं, उसमें से एक व्यान वायु होता है, मतलब ये एक लाइफ सस्टेनिंग फोर्स है जो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होता है। तो जब हम ऐसा करते हैं, ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हैं, तो व्यान वायु पे हमारी विजय होती है, और खेचरी मुद्रा करते हैं उससे भी जैसे विचार रुकते हैं। ऐसी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, मैंने आपके साथ सिर्फ 2 मुद्राएं को शेयर किया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क के 3 स्तर हैं। माइंड को हम 3 स्तरों में बांटते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारा अनकॉन्शियस माइंड, है ना। तो कहते हैं ना, इस मस्तिष्क को कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल है। अवर माइंड इज ए वेरी गुड सर्वेंट, ऐसा कहा जाता है, बट इट इज ए वेरी बैड बट इट इज ए वेरी बैड मास्टर। तो हमारे दिमाग के 3 स्तर हैं। तो जो कुछ भी हम करते हैं वो हम कॉन्शियस लेवल पर करते हैं, है ना। लेकिन अब अनकॉन्शियस में क्या होता है, जो कुछ भी पीछे रह गया वो हमें प्रेरित करता है। जो भी पीछे के हमारे संस्कार हैं जो दबे पड़े हैं हमारे अंदर, वो हमें प्रेरित करते हैं बहुत सारी चीजें करने के लिए, कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। अब हमें क्या करना है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में अगर कुछ ऐसा है जो शायद सही नहीं है, तो हमें उसे अच्छी अच्छी भावों से संप्रेषण करना है। जैसे कि मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी पावरफुल, मेरे अंदर अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, आनंद ही आनंद है मेरे मन में। ऐसी बहुत सारी भावनाएं, अच्छी अच्छी अनुप्रेक्षाओं से हम अपने आप को अनुप्रेक्षित कर सकते हैं, और धीरे धीरे हमारे अचेतन मन को जो है वो डेवलप कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत पावरफुल होता है। जब भी हम नींद की अवस्था में जाने वाले होते हैं या सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड
बहुत एक्टिव होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कोई मैसेज अगर सबकॉन्शियस तक चला जाता है तो वो घटित हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि वो यूनिवर्स तक मैसेज चला जाता है कि हाँ, अब ये काम इस व्यक्ति के लिए होना ही है। तो सबकॉन्शियस माइंड में मैसेजेस जाना अ, घटित होना होना होता है। तो हमारा प्रयत्न ऐसा रहे कि हमारा सबकॉन्शियस भी एक्टिव हो और हमारे अनकॉन्शियस माइंड को भी हम डेवलप कर सकें। तो ये हमने बात की अभी कॉन्शियस सबकॉन्शियस के लेवल पर। आगे हम ग्रंथि की बात करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यस। सर। ठीक है, आगे बढ़ू सर। यस। ओके, अब हम ग्रंथि की बात करते हैं। हमारे शरीर में इतनी ग्रंथियां हैं। अशोक जी कुछ पूछना चाहते हैं, अशोक जी। अच्छा। जय जिनेन्द्र। एक प्रश्न था। जैसे अपन राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, और अपने को राइट ब्रेन एक्टिव करना होता है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है? यस, ये आपका अच्छा क्वेश्चन था। मैं ही बोलना भूल गई इसका प्रयोग। इसका सबसे अच्छा प्रयोग है जो हम सबको आता है और सबसे इजीएस्ट प्रयोग है, वो है अनुलोम विलोम। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो आपके दोनों ब्रेन में एक संतुलन आ जाता है, मतलब एक बैलेंस आ जाता है। आप कहीं पर भी नहीं अटकेंगे। मतलब लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का संतुलन बनाना, उसे ऐसे बनाना कि जब जिसकी जरूरत है उस वक्त वो ब्रेन एक्टिव हो सके, इसका सबसे अच्छा उपाय है अनुलोम विलोम करना। नियमित रूप से अगर हम रोज अनुलोम विलोम करते हैं तो ये एक अच्छा बैलेंस का काम। ओम अरहम। ओम। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे, ग्रंथियों की बात कर रहे थे। तो बहुत सारी ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में, सबका अलग अलग रोल है। तो हम जैसे कहते हैं कि मुख्य जो ग्रंथियां हैं हमारी ऊपर के केंद्र की तरफ है, जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो यहाँ पर जब हम कोई ध्यान करते हैं, यहाँ इस केंद्र को जब हम कंट्रोल में कर लेते हैं, तो हमारा विशुद्धि केंद्र जो हमारा थ्रॉट है, हमारा थाइमस ग्लैंड, हमारा ज्ञान केंद्र, हमारा जो भी ज्ञान केंद्र होता है ना, जो चोटी के स्थान पर होता है, ये सारे जो है वो हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। क्योंकि हमें ऊपर के केंद्रों को एक्टिव रखना है, ना कि नीचे के केंद्र को करना है। हम हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे ऊपर के केंद्र जागृत हो जाए। क्योंकि अगर वो जागृत हो जाएंगे तो ऐसा कहा जाता है कि इस विश्व का जितना भी ज्ञान है वो भी हम चाहें तो हमारे अंदर समा सकता है, फिर भी जगह रह जाएगी। आज हम चार चीजें पढ़ते हैं तो हमें एक बार देखना पड़ता है, क्योंकि हमें लगता है हम भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी इतनी नहीं है कि हम इतना कर पाए। लेकिन जब ऊपर की केंद्र जागृत हो जाते हैं तो हम जितना भी पढ़े वो सारा हमें मेमोराइज हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर विशिष्ट शक्ति है। तो ये बहुत छोटी सी ग्रंथि होती है। तो इस पे हम यहाँ पर ऑरेंज कलर का उगता हुआ जो सूर्य होता है उसका ध्यान हम यहाँ पर कर सकते हैं। नमो सिद्धाणम की माला यहाँ फेर सकते हैं। और अगर किसी को सिर्फ रंग का भी ध्यान करना है तो वो इसका उगते हुए सूरज की का ध्यान कर सकते हैं, या ज्ञान केंद्र पर वह सफेद रंग का ध्यान कर सकते हैं। इस तरीके से विशेष ये ऊपर के केंद्रों में अगर वो ध्यान करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है, और इसे नियमित तौर पे करें। तो एक बार ऐसा कहा गया था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि मेरा मन इतना चंचल क्यों है, मेरे मन में इतनी भावनाएं संवेदनाएं से क्यों आती है। इससे श्री कृष्ण ने कहा था कि देखो, इसे मिटाने के दो तरीके ही हैं। एक है वैराग्य। अब हम सब जानते हैं वैराग्य सबको नहीं उपजता, और वैराग्य को पाना इतना आसान नहीं है कि हमें वैराग्य हो जाए। दूसरा उन्होंने बताया अ, अभ्यास। अभ्यास एक ऐसी चीज है जो हमें कहाँ का कहाँ लेके जा सकता है। मतलब अभ्यास से अगर आप अच्छे भावों से, निरंतर अच्छे अच्छे भावों से अपने आप को संप्रेषण करते जाएं, तो ये सारे मैसेजेस हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं। और जब ये मैसेजेस हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी अभी हमने बात की, कि वो जो है घटित होने लगते हैं। आप देखिए, सीमा पर जो हमारे
फौजी होते हैं, सोल्जर्स हैं, वो लोग निडर होकर एकदम हमारे देश की कितने अच्छे से रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? उन्हें सिर्फ मार्चिंग नहीं सिखाई जाती है, उनके मन को भी संप्रेषण किया जाता है। उनके मनोबल को इतना मजबूत बना दिया जाता है कि उन्हें पता होता है कि हो सकता है आज भी मेरी मृत्यु हो जाए युद्ध में लड़ते लड़ते, पर वो घबराते नहीं हैं। क्यों? उनकी जगह अगर हम चले जाएं तो हम तो घबरा जाएंगे ना, लेकिन उन्हें ट्रेंड किया जाता है इस तरीके से। तो हम भी अपने माइंड को ट्रेंड कर सकते हैं। हम जैसा अपने आप को ट्रेंड करेंगे उस तरीके से हमारा दिमाग अपने आप चलने लग जाएगा। आप नियमित रूप में अगर 10 मिनट भी आसन करते हैं और आपने कुछ दिन भी वो आसन कर लिया, तो आप यकीन माने ऐसा होता है, आपकी रूटीन स्टार्ट होगी, एक समय के बाद आपके दिमाग से सिग्नल आना शुरू हो जाएगा और वो आपको पुश करने लगेगा, आसन करो, आसन करो, आसन करो। और आपको लगेगा कि हाँ, अब तो मुझे आसन करना ही पड़ेगा। तो जो भी हमारा अभ्यास बन जाता है, जो रूटीन बन जाती है, वो हमें अपने आप प्रेरित करता है कि हमें आगे क्या करना है। तो अभी हमने थोड़ा बहुत वैज्ञानिक स्तर पे जाना। इस पे कोई क्वेश्चंस होंगे आपके तो आप लोग मुझे बाद में हम बाद में लेंगे इस क्वेश्चंस को। अभी हम एक बार जानते हैं थोड़ा बहुत मनोविज्ञान को। देखिए, मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में। उसे पूरा जानना तो संभव नहीं है, लेकिन हम उसकी थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं। मनोविज्ञान अपने जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो वैज्ञानिक स्तर पर भी हम कवर नहीं कर सकते, जो मनोविज्ञान कर सकता है। अब मनोविज्ञान में भी क्या होता है, 3 बातें बताई गई है। जैसे हम मन की बात करते हैं, स्मृति, चिंतन और कल्पना। तो उसमें भी ऐसा कहा गया है कि उसमें भी 3 स्तर बताए गए हैं। स्मृति है, उसमें चिंतन की जगह प्रतिमा शब्द को दे दिया गया है। स्मृति, चिंतन और प्रतिमा और कल्पना। तो उसमें ऐसे समझाया गया कि कैसे हमारा मन काम करता है। एक व्यक्ति बैठा था, गर्मी थी और बहुत ही गर्मी थी, और वह पसीने से तरबतर हो गया। शाम हुई, शाम होते होते सांझ पड़ी, वह पेड़ के नीचे बैठा, बहुत ठंडी हवा आने लगी। अब अब उसके अंदर स्मृतियां क्या उभरेगी कि आज तो बहुत गर्मी थी। ठीक है, पहली स्मृति उसके अंदर आई, आज बहुत गर्मी थी। जैसे ही उसके अंदर स्मृति आई, प्रतिमा क्या बनी, इमेज क्या बनती है, अपनी ही इमेज बनती है जिसमें वह पसीने से तरबतर हो रहे हैं। अब इतने में एक व्यक्ति आ गया वहां पर, कह रहे आज तो कितनी गर्मी पड़ी थी, आज तो मुझे लगता है कि गर्मी नहीं, आज तो आग बरस रही थी, आग। अब क्या हो गया, उस प्रतिमा में वो उस कल्पना को ऐड कर दिया गया। अब वो व्यक्ति जो है, इतनी देर जो सोच रहा था कि आज तो बहुत गर्मी पड़ी थी, आज ऐसा था, अब उसके दिमाग में एक ही चीज आ रही है, अरे हाँ, आज तो आग बरस रही। आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा, जैसे हम किसी घर को देखते हैं, तो जब हम वापस उसको याद करते हैं तो हमें वो घर याद आता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एड लेस हो जाता है। या तो कुछ चीजें उसकी निकल जाती है, या कुछ हम अपने अंदर से उसको ऐड कर देते हैं, कुछ काल्पनिक तरीके से। ये चीजें होती है। तो अब मनोवैज्ञानिक जो है वो विचित्र ढंग से चीजों को मतलब ठीक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति की आंख खराब हो गई, मतलब उसे थोड़ा दिखना कम हो गया, धुंधला दिखने लग गया था। तो वह डॉक्टर के पास गया, हमारे फिजिशियन के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास। तो उसे बताया गया कि आपकी आंखें तो बिल्कुल ठीक है, मतलब आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अ, उसने टेस्टिंग्स भी करवाई, पर उसकी आंखों में रियल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर किसी ने उसे सजेस्ट किया, तो वो एक मनुष्य चिकित्सक के पास गया। अब देखिए, उनका इलाज करने का तरीका अलग होता है। तो उसने पूछा उसे, बहुत ही एक अच्छा वातावरण क्रिएट किया, अच्छी अच्छी बातें की, मैत्री का वातावरण क्रिएट किया गया। और उसे पूछा गया कि आपके साथ कुछ हुआ, कोई बात हुई। तो ऐसे करते करते उसने बताया कि एक बार एक भयानक दृश्य मैंने देखा था, और उसके बाद जैसे ही मैंने वो दृश्य देखा, मैं एकदम स्तंभित रह गया था, बहुत डर गया था। तो बस उसे समझ में आ गया क्या बात है। उसने वही मैत्री का माहौल बनाया, अच्छी अच्छी बातें कही, करते 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 उसने उसकी भय की ग्रंथि को खोल दिया।
और जैसे ही उसकी भय की ग्रंथि खोल दी गई, उसे दिखने लग गया। अब जहां विज्ञान काम नहीं किया, वहां मनोविज्ञान ने काम किया। कभी कभी ऐसा होता है हमारे अंदर, कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ बात तो हो सकता है विज्ञान वो सॉल्व नहीं कर सके, जो शायद मनोविज्ञान, और अगर हम मनोचिकित्सक के पास नहीं जा रहे हैं, तो अपने आप को अच्छे संप्रेषण देकर भी हम उस चीज को बदल सकते हैं। इस पे एक और छोटी सी एग्जांपल है कि हस्बैंड वाइफ थे, तो हस्बैंड भी बहुत अपनी वाइफ को बहुत मतलब प्रताड़ित करता था, बहुत ज्यादा उसके साथ गलत व्यवहार करता था। तो कुछ ही टाइम में वाइफ की डेथ हो गई थी, और अब उसके अंदर क्या हो गया था, ग्लानि की भाव हो गई थी, मतलब ग्लानि हो गई थी उन्हें, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ, मेरे वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई। तो इसका इलाज भी डॉक्टर नहीं कर पाए। वो स्ट्रेस की दवाई लेने लगा, डायबिटीज की दवाई लेने लगा। फाइनली जब मनुष्य चिकित्सक के पास गया और जब उसे ये सारी बातें बताई गई, तो उसने भी उसके अंदर जो ये भय की ग्रंथि थी, ग्लानि की, उसे ठीक किया, और वह व्यक्ति एकदम ठीक हो गया। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ये कह देते हैं कि जैसे आप सबने सुना होगा, डॉक्टर्स कहते हैं कि जो डायबिटीज की बीमारी होती है, कि किसके वजह से होती है, इंसुलिन कम होने की वजह से होती है ना। आपने यही सुना होगा, शरीर में इंसुलिन कम हो जाता है, इसीलिए हमारी ये बीमारी होती है, शुगर की बीमारी होती है। अब प्रश्न आता है कि इंसुलिन कम क्यों होता है। हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी एक बात हमेशा कहते थे कि मूल को पकड़ो, मूल को पकड़ो और फिर उस पर काम करो। ऊपर ऊपर से अगर हम काम करेंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इंसुलिन कम होने का कारण क्या है, हमारी तंत्रिका तंत्र की खराबी, यानी कि जब हमारा नर्वस सिस्टम खराब होने लगता है, उसमें जब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तब हमारे शरीर के अंदर जो है ये इंसुलिन कम होना या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि जैसे कि ध्यान अभ्यास, योग आसन, इन सब का निरंतर अभ्यास करेंगे, तो इन सब में किसी में भी कोई भी खराबी नहीं आएगी। आई होप आई एम क्लियर अभी तक। हम्म। और एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अक्सर ये सवाल आता है कि चंचलता जरूरी भी है हमारे जीवन में। हमें आगे पढ़ना है, बिजनेस करना है, किसी को आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, तो अगर वह चिंतन मनन कल्पना कुछ नहीं करेगा, तो वो कुछ भी कैसे बनेगा अपने जीवन में। हम अपने ध्येय को कैसे प्राप्त करेंगे अगर हमारे अंदर ये सब कुछ चलेगा ही नहीं। तो चंचलता को बुरा एकदम तो नहीं बोल सकते, चंचलता जरूरी है। तो इस पे कहा गया है, जैसे ध्यान का भी प्रयोग होता है या प्रेक्षा ध्यान जो हम करते हैं, इसका मूल प्रयोजन क्या है, आपकी चंचलता को ये कम कर देता है, कम कर देना इसका प्रयोजन है। और इसके अलावा सबसे अच्छा उपाय बताया, भाव क्रिया में रहना। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसे भाव क्रिया से करें, यानी कि तन्मयता और तल्लीनता के साथ एक ही काम में अपने वन वचन और काया को आप उसी में लगा के रखें। तो आप देखेंगे कि आप निरंतर ध्यान अवस्था में ही हैं। इसका सॉल्यूशन ये बताया गया कि हाँ, चंचलता जरूरी है, लेकिन अगर हम भाव क्रिया में रहेंगे, तो हम चंचलता भी हमारे अंदर रहेगी भी, तो हमें कभी भी वो अ, बिना मतलब के चिंतन में नहीं लेकर जाए, ऐसा कहा गया। आई एम क्लियर, अभी तक सब ठीक है। एक दो बातें मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूं। अभी हमने काफी बातें जानी मन के बारे में, तो और मन चंचल है या नहीं, इसके बारे में हमने पहले आप लोगों के विचार भी जाने। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक पुस्तक लिखी है, किसने कहा मन चंचल है। इस पुस्तक को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो पहले भी हमने कई बार चित्त और मन की बात हमने की। चित्त और मन के बारे में हमने बहुत बार ऐसे सेशन भी लिए। तो चित्त क्या और मन क्या, इसको हमें पहले समझना है। तो मन, आचार्य महाप्रज्ञ जी जो बात कहते हैं उसके अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मन अपने आप में चंचल नहीं है, अपने आप में चंचल नहीं है। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझें, पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, गति है पंखे में। क्यों चल रहा है?
क्यों चल रहा है पंखा? बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है तब चल रहा है। अगर स्विच ऑफ कर दिया जाए तो क्या होगा? पंखा रुक जाएगा। तो पंखे की जो चंचलता है वो किसके कारण है? बिजली के कारण है। बिजली। बिजली के कारण है। तो इस चीज को समझना है, हमारा मन जो है ये पंखा है, और चित्त जो है ये हमारी बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो चित्त है। तो पंखे को कौन चला रहा है? इलेक्ट्रिसिटी चला रही है। तो हमारे मन को भी हमारा चित्त चलाता है। इस बात को समझिए, मन अपने आप में चंचल नहीं है, उसको चंचल करने वाला चित्त होता है। तो ये चित्त जो है, जिस तरह के भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं उसी तरह से हमारा मन काम करता है। तो इसके लिए हम लेस्या ध्यान के प्रयोग करते हैं। लेस्या ध्यान से हमारे भाव निर्मल होते हैं, और जैसे हमारे भाव हो गए वैसे ही हम फिर हमारी प्रतिक्रिया होगी। तो हमेशा हमें लेस्या, जब लेस्याओं के बारे में हमने जाना है भी, हमारे शुभ लेस्या जब होगी हमारे विचार भी शुभ होंगे, हमारा मन भी उसी तरह काम करेगा। और हमारे अगर लेस्याएं, अगर कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कपोत लेस्या में हम रहेंगे तो हमारे मन में भी वैसे ही विचार आएंगे, वैसे ही हम प्रतिक्रिया करेंगे। तो ध्यान क्यों जरूरी है, इस बात को हमने इससे समझ सकते हैं कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमारी लेस्याएं निर्मल होती है। लेस्याएं निर्मल होगी तो हमारा चित्त उसी हिसाब से हमारे ग्रंथियों में स्राव जाएगा और उसी हिसाब से काम करेंगे। तो इस बात को उदाहरण के माध्यम से मैंने ऐसा समझाया, पंखे का उदाहरण देते हुए, तो आपको क्लियर हो गया होगा। मन अपने आप में चंचल नहीं है, उसको चंचल करने वाला चित्त है। नीलम जी आप कंटिन्यू कीजिए। सर अनुप्रेक्षा कराते हैं। यस। चलिए सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सकें उस ध्यान आसन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें। दाईं हथेली ऊपर, बाईं हथेली नीचे। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। पांच बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करें। गहरी लंबी सांस लेंगे सभी। ध्येय सूत्र का उच्चारण संपिखै अपगमपैणम्।
ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया। जिस आसन पर आप बैठे हैं, यह मात्र एक संयोग है। जिसका संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। आसन के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। आसन से अपने भिन्नता का अनुभव करें। यह शरीर मात्र एक संयोग है। जिसका संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। शरीर के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। शरीर से अपने विसंबंध का अनुभव करें, अपनी भिन्नता का अनुभव करें। शरीर अलग, आत्मा अलग। शरीर में होने वाले जो रोग हैं, यह भी मात्र एक संयोग होता है। और जिसका संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। रोग के साथ संयोग का अनुचिंतन करें।
अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। रोग से अपनी भिन्नता का अनुभव करें। मन की उलझने, मानसिक समस्याएं, यह मात्र एक संयोग है। जिसका संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। यानी जो भी परेशानी, जो भी मानसिक समस्याएं आई है वह एक दिन चली जाएंगी। मानसिक समस्याओं के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। मानसिक समस्याओं से अपनी भिन्नता का अनुभव करें। उपाधियां, क्रोध, अहंकार, जितनी भी उपाधियां हैं यह मात्र एक संयोग है। जिसका संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। उपाधियों के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। उपाधियों से अपने विसंबंध का अनुभव करें। यह सूक्ष्म शरीर जहां से ये उपाधियां आती है यह भी मात्र एक संयोग है। यह शरीर जो हमें मिला है, ये सूक्ष्म शरीर, यह एक संयोग है। जिसका संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। सूक्ष्म शरीर के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। उपाधियों से अपने विसंबंध का अनुभव करें। मेरा चैतन्य स्थान, आसन, वस्त्र, शरीर, रोग, मानसिक समस्याएं, मेरी आदतें, सूक्ष्म शरीर, इन सब से भिन्न है, अलग है। इन सब के साथ मेरा संयोग जुड़ा। और जिसका संयोग होता है उसका निश्चित वियोग होता है। इसके साथ संयोग का अनुचिंतन करें। अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। चेतना से इन सब के विसंबंध का अनुभव करें। इमं शरीरम अनिच्चम, इमं शरीरम अनिच्चम, इमं शरीरम अनिच्चम।
यह शरीर अनित्य है। यह शरीर अनित्य है। यह शरीर अनित्य है। प्रति क्षण अनेक कोशिकाएं नष्ट हो रही है, नई बन रही है। यह विसंबंध का प्रयोग है। सारे संबंधों को देखते चले जाएं। ये जुड़े हुए हैं, इनको देखते चले जाएं। पर संयोग मूर्छा न बन जाए। बाद में अंत में जो कुछ भी बचेगा वह मैं ही हूं। केवल मैं। चिंतन करें, अनुचिंतन करें, गहराई से चिंतन करें। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर स्थापित करें, हाथ जुड़े हुए, और 3 बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरते हुए, अर्हन्ते शरणं पवज्झामि, सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहू शरणं पवज्झामि, केवलिपणतं धम्मं शरणं पवज्झामि। अर्हन्ते शरणं पवज्झामि, सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहू शरणं पवज्झामि, केवलिपणतं धम्मं शरणं पवज्झामि। अर्हन्ते शरणं पवज्झामि, सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहू शरणं पवज्झामि, केवलिपणतं धम्मं शरणं पवज्झामि। ओम। ओम अरहम। दोनों हाथों को घर्षण कर अपने चेहरे पर, शरीर पर लगाएं और रिलैक्स करें। ओम अरहम। ध्यान ध्यान संपन्न। छोटा सा प्रयोग अभी हमने किया, अनित्य की अनुपेक्षा का प्रयोग। तो समय भी हमारा संपन्न हो चुका है। 1 या 2 मिनट हम, और किसी की कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो लेना चाहेंगे, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। यस, जवा जी बोलिए। ओम प्रणाम। नीलम जी जो बताई है अभी मनोविज्ञान की बात, तो उन्होंने सही कहा। और मनोविज्ञान एकमात्र मेडिटेशन से जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर होता है। बाकी कोई एलोपैथिक या कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है मनोविज्ञान का, जैसा कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, नींद की कमी। एकमात्र कारण है, क्लियर होने का एकमात्र कारण है मेडिटेशन। ये प्रमाणित है। ओम अरहम। धन्यवाद। एक एग्जाम्पल, मैं चित्त और मन के बारे में मैंने जैसे दिया, एक एग्जाम्पल आप और देना चाहूंगा, इससे आपकी बात और क्लियर हो सकती है। देखिए, मैंने पंखे की बात कही, इसी तरह हमारा जो आज कंप्यूटर या लैपटॉप है, मोबाइल सबके पास है, लैपटॉप भी सबके पास है, कंप्यूटर यूज करते हैं। तो कंप्यूटर और मोबाइल जो भी है, इसमें जब तक हम सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे, काम करेगा क्या? हम्म, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। होता है कि नहीं होता है?
तो ये जो सॉफ्टवेयर जो है हमारा चित्त है, और मन जो है वो हार्डवेयर है। जब सॉफ्टवेयर, जैसा सॉफ्टवेयर आप डालोगे उसी तरह से आपका लैपटॉप काम करेगा या आपका जो भी कंप्यूटर काम करेगा। तो इस चीज को हमें समझना है कि चित्त और मन बिल्कुल अलग अलग है, और मन को चलाने वाला चित्त है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी आपका, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति भी सर बहुत बहुत आभार, और सभी के प्रति आभार, मंगल कामना। थैंक यू सर। हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। यस। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा रोज। ओम अरहम।